गुंडे का सिर्फ एक ही असूल होता है कि उसका कोई असूल नहीं होता है नायक। ये लोग कहते हैं मैं तब भी गाता था जब बोल पाता नहीं था। दिसंबर 1982 भारतीय सिनेमा का वो दौर जब बॉलीवुड में बदलाव की बयार बह रही थी। एक तरफ थे हिंदी सिनेमा के भगवान कहे जाने वाले अभिनय सम्राट दिलीप कुमार, जिनके साथ खड़े थे शोमैन सुभाष घई और बॉलीवुड का उभरता हुआ एंग्री यंग मैन संजय दत्त। फिल्म थी विधाता। मैं गुंडा हूँ मगर मेरे भी कुछ असूल है। बजट भारी भरकम, स्टार कास्ट इतिहास की सबसे बड़ी और कामयाबी का भरोसा 100%। लेकिन विधाता के इस चक्रव्यूह को भेदने के लिए ठीक 2 हफ्ते बाद थिएटर में उतरता है एक ऐसा एक्टर जिसे पूरी इंडस्ट्री रिजेक्टेड मान चुकी थी, एक ऐसा डायरेक्टर जिसे कोई बड़ा स्टार घास नहीं डाल रहा था। अगर जिंदगी में बड़ा बनना है तो एक बात याद रखो दोस्त, अपनी तकदीर और बजट इतना कम कि विधाता के स्टार्स की फीस में पूरी फिल्म बन जाए। फिल्म का नाम था डिस्को डांसर। कोई नहीं जानता था कि साल 1982 का अंत भारतीय सिनेमा में वो इतिहास रचने जा रहा है जो अगले 26 सालों तक कोई नहीं दोहरा पाएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विधाता और डिस्को डांसर की बनने की पूरी इनसाइड स्टोरी, उनका बजट और उनका असली कलेक्शन और इस बॉक्स ऑफिस जंग में ये लोग कहते हैं मैं तब भी गाता था जब बोल पाता नहीं था। सीधे बेल्ट बांध लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1981 में। डायरेक्टर सुभाष घई अपनी फिल्म कर्ज के बाद एक ऐसी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे जो उनके करियर को शोमैन का टैग लगाने के लिए मशहूर हो। फिल्म का नाम था विधाता। यह 2 दोस्तों और एक दादा पोते की ऐसी कहानी थी जिसमें ड्रामा, एक्शन और इमोशन का तड़का ओवरडोज था। गुंडे का सिर्फ एक ही असूल होता है कि उसका कोई असूल नहीं होता है नायक। सुभाष घई जानते थे कि इस फिल्म की रीढ़ की हड्डी होंगे शमशेर सिंह का किरदार, और इस किरदार के लिए सिर्फ एक ही नाम था, दिलीप कुमार। दिलीप साहब उस समय क्रांति की महासफलता के बाद बेहद चूजी हो चुके थे। जब सुभाष घई उनके पास स्क्रिप्ट लेकर गए तो दिलीप साहब ने कहानी में कई बदलाव करवाए। संजीव कुमार, शम्मी कपूर और अमरीश पुरी जैसे दिग्गजों को इस फिल्म में शामिल किया गया। अपनी तकदीर के विधाता खुद बनो, अपने मुकद्दर को खुद बनाओ। लेकिन इस फिल्म के सबसे कमजोर और सबसे मजबूत कड़ी एक साथ थे, संजय दत्त। संजय दत्त ने 1981 में रॉकी में धमाकेदार डेब्यू किया था, लेकिन विधाता की शूटिंग के दौरान वो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। उनकी मां नरगिस का निधन हो चुका था और संजू बाबा ड्रग्स की लत में पूरी तरह डूब चुके थे। सेट पर उनका देर से आना या ठीक डायलॉग न बोल पाना सुभाष घई के लिए सिर दर्द बन गया था। कि उसका कोई असूल नहीं होता है नायक। एक किस्सा तो ऐसा भी है कि दिलीप कुमार ने खुद संजय दत्त को वैनिटी वैन में बुलाकर समझाया था और उनके करियर को डूबने से बचाया था। भारी दिक्कतों, बड़े सेट और आउटडोर शेड्यूल के बाद आखिरकार विधाता बनकर तैयार हुई। उसका बजट उस दौर के हिसाब से आसमान छू रहा था, लगभग 2.5 करोड़ से 3 करोड़, जो 1982 में एक बहुत बड़ी रकम होती थी। अब रुक करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ। जहां विधाता को मखमली गद्दों पर बनाया जा रहा था, वहीं मुंबई के एक छोटे से कोने में डायरेक्टर बब्बर सुभाष एक ऐसी फिल्म की प्लानिंग कर रहे थे जिसे टेड पंडित पहले ही फ्लॉप घोषित कर चुके थे। बब्बर सुभाष एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो हॉलीवुड की सैटरडे नाइट फीवर से प्रेरित हो, लेकिन उसमें शुद्ध भारतीय माँ बेटे का ड्रामा हो। बता कौन था तेरा मालिक? बताता हूँ। इस रोल के लिए उन्हें एक ऐसा लड़का चाहिए था जो सिर्फ एक्टिंग ना करे बल्कि उसके बदन में बिजली दौड़ती हो। उन्होंने चुना गौरांग चक्रवर्ती को, जिन्हें दुनिया आज मिथुन चक्रवर्ती के नाम से जानती है। मिथुन को 1976 में मृग्या के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। चूंकि बॉलीवुड ने उन्हें गरीबों का अमिताभ बच्चन और बी ग्रेड एक्टर कहकर साइडलाइन कर दिया था, कोई बड़ी हीरोइन मिथुन के साथ काम करने को तैयार नहीं थी। इस फिल्म के बनने की कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी की एंट्री हुई। बप्पी दा उस समय विदेश में सिंथेसाइजर और इलेक्ट्रॉनिक ड्रम लेकर भारत आए थे। उन्होंने बब्बर सुभाष से कहा, मैं तुम्हें ऐसा म्यूजिक दूंगा जो इंडिया ने कभी नहीं सुना होगा।
लेकिन बजट इतना कम था कि बब्बर सुभाष के पास अच्छे कैमरे, लाइट्स तक के पैसे नहीं थे। फिल्म का कुल बजट मात्र 2 करोड़ के आसपास रखा गया था। सेट पर जूनियर आर्टिस्ट को बुलाने के पैसे नहीं होते थे, इसलिए कई बार असली भीड़ के बीच मिथुन चक्रवर्ती से डांस कराया गया। ये लोग कहते हैं मैं तब भी गाता था जब बोल पाता नहीं था। फिल्म की हीरोइन किम को भी बहुत कम फीस पर साइन किया गया था। डिस्को डांसर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह बब्बर सुभाष और मिथुन चक्रवर्ती का बॉलीवुड को एलीट क्लास को एक करारा जवाब था। और फिर आया वो ऐतिहासिक महीना दिसंबर 1982। सबसे पहले 3 दिसंबर 1982 को रिलीज होती है सुभाष घई की विधाता। सिनेमाघरों के बाहर एडवांस बुकिंग की लंबी लाइनें लग गई। दिलीप कुमार की कड़क आवाज और संजीव कुमार के अभिनय ने थिएटर्स में तहलका मचा दिया। नया नया होश है और नया नया जोश है। संजय दत्त का स्टाइल युवाओं को पसंद आया। फिल्म को बम्पर ओपनिंग मिली। समीक्षकों ने इसे 5 स्टार दिए और यह बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश करने लगी। हर किसी को लगा कि साल 1982 का किंग मिल चुका है। लेकिन ठीक 2 हफ्ते बाद यानी 17 दिसंबर 1982 को बिना किसी शोर शराबे की रिलीज होती है डिस्को डांसर। ये पाँव मेरे तो तब भी थे रखते थे जब चलना आता नहीं था। पहले 3 दिन फिल्म का कलेक्शन ठंडा रहा। क्लास ऑडियंस ने फिल्म को सस्ती और लाउड कहकर खारिज कर दिया, लेकिन चौथे दिन से जो हुआ उसने बॉलीवुड के इतिहास को बदल दिया। फिल्म के गाना आई एम डिस्को डांसर, जिम्मी जिम्मी और याद आ रहा है तेरा प्यार सड़कों, शादियों और पान की दुकानों पर गूंजने लगे। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में लोग सीटों पर खड़े होकर नाचने लगे और स्क्रीन पर सिक्के फेंकने लगे। नगमों की मस्ती है मेरी जवानी में, है डांस मेरे लहू की रवानी में। विधाता जहां संजीदा और मल्टी स्टारर प्रेमियों की पसंद बनी हुई थी, वहीं डिस्को डांसर युवाओं और आम जनता का पागलपन बन चुकी थी। चलिए अब बात करते हैं उस असली खेल की जिसे बॉक्स ऑफिस के आंकड़े कहते हैं। ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपको हैरान कर देगा। अगर हम सिर्फ भारत के घरेलू बॉक्स ऑफिस की बात करें तो बाजी मारी थी विधाता ने। विधाता ने भारत में लगभग 16 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था और यह 1982 में भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। गुंडे का सिर्फ एक ही असूल होता है कि उसका कोई असूल नहीं होता है नायक। डिस्को डांसर भी भारत में सुपरहिट रही और उसने 14 करोड़ 50 लाख रुपए का क्रॉस बिजनेस किया। भारत में मुनाफा दोनों फिल्मों ने कमाया, लेकिन विधाता नंबर 1 बनी थी। साल 1984 में डिस्को डांसर को सोवियत संघ यानी कि रूस में रिलीज किया गया और वहाँ जो हुआ वो आज तक के भारतीय सिनेमा के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। रूसी लोग मिथुन चक्रवर्ती के दीवाने हो गए। रूस में इस फिल्म की 12 करोड़ से भी ज़्यादा टिकटें बिकी दोस्तों। अकेले सोवियत संघ ने इस फिल्म ने 60 मिलियन रूबल की कमाई की, जो भारतीय मुद्रा में उस समय लगभग 90 करोड़ से भी ज़्यादा थी। इस तरह डिस्को डांसर का कुल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहुंच गया 100 करोड़ 68 लाख रुपए। तो अब बात करते हैं हमारे आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। इस महाटकराव में आखिर बाजी किसने मारी? अगर आप एक पारंपरिक बॉलीवुड फिल्म के नज़रिए से देखें तो विधाता ने सुभाष घई को बॉलीवुड का शोमैन बना दिया। दिलीप साहब की बादशाहत को कायम रखा और संजय दत्त के डूबते करियर को सहारा दिया। भारत के लिहाज से विधाता विनर थी। लेकिन अगर हम सिनेमा के प्रभाव, मुनाफे और ग्लोबल रिकॉर्ड्स की बात करें तो डिस्को डांसर न सिर्फ बाजी मारी बल्कि इतिहास रच दिया। की मस्ती है मेरी जवानी में, है डांस मेरे लहू की रवानी में। मामूली बजट में बनी एक फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया। यह भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार है कि 100 करोड़ में जो है कि यह फिल्म पार कर गई दोस्तों। इस फिल्म ने आमिर, शाहरुख, सलमान के एरा से भी 10 को पहले बॉलीवुड को ग्लोबल मैप पर लाकर खड़ा कर दिया। मिथुन चक्रवर्ती रातों रात एक गरीब देश के बी ग्रेड एक्टर से बदलकर रूस, चीन और अफ्रीका के सबसे बड़े ग्लोबल सुपरस्टार बन गए। क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, मेरे पास कुछ है नहीं। यह टकराव हमें सिखाता है कि बड़े स्टार्स और बड़े बजट से फिल्में हिट हो सकती है, लेकिन इतिहास रचने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, जनता का बेइंतहा प्यार और एक ऐसा पागलपन जो सरहदों को पार कर जाए। आपका इस क्लास के बारे में क्या सोचना है? क्या आपने ये दोनों फिल्में देखी है और आपका पसंदीदा गाना कौन सा है? ये लोग कहते हैं मैं तब भी गाता था जब बोल पाता नहीं था।
विधाता का हाथों की चंद लकीरों का, या फिर डिस्को डांसर का जिमी जिमी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही फिल्मी इनसाइड स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सिनेमा देखते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों। मैं गुंडा हूँ मगर मेरे भी कुछ असूल है।